हेलो एवरीवन गाइस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। अभी तक जितना हमने देखा है, जितने स्टेप हमने कंप्लीट किया, मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिससे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। हमने पहला प्रोग्राम चला के भी देखा था उससे, जिससे हमें पता चल गया था कि सॉफ्टवेयर हमने ठीक से इंस्टॉल किया है और उसको ठीक से सेटिंग उसकी कॉन्फ़िगर की है, क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम चल गया था। उस प्रोग्राम को चलाते हुए मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जो भी स्टेटमेंट होते हैं, क्लास कैसे होती है, मेन मेथड के अंदर कैसे वो लिखते हैं। तो एक इंट्रो टाइप का मैंने पहले प्रोग्राम चला के वो दे दिया था। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने जाना था व्हाट इज़ जावा। कैसे किसी इंटरव्यू में या आपको जब किसी को बताना हो कि जावा क्या होती है, तो आप कैसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवा सकते हो और ख़ुद में कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो कि आपको पता है कि जावा क्या है। फिर हमने जाना था कि JDK, JRE, JVM क्या होता है, जावा के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, किसके अंदर क्या होता है। JDK सबसे बड़ा होता है, JRE उसके अंदर होता है, फिर JRE के अंदर भी JVM होता है। तो ये हमने पूरा पढ़ा था। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो हमने रियल वर्ल्ड में बहुत सारी बातें की थी। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा भी था, जो मैं पिछली वीडियो में भी बोला था मैंने, कि क्या आपने कभी किसी ह्यूमन को देखा है। इसका आंसर क्या होगा अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लैंग्वेज में रेफरेंस लेके बात करते हो, तो इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी मैंने उससे पूछा था। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हमने डेटा टाइप की बात की, किसी भी डेटा को कैसे जावा में, कोई नंबर है कैसे सेव करेंगे, कोई अगर टेक्स्ट है तो उसे कैसे सेव करेंगे, तो कैसे हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, वो डेटा टाइप इन जावा में हमने पिछली वीडियो में देखा है। आज बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की और मेथड की। वैसे ये वर्ड्स हमने ऊपर भी जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे बाकी स्टेप के बारे में, तो बीच बीच में ये वर्ड आ रहे थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा था। बट आज इसकी बारी आई है कि कंस्ट्रक्टर और मेथड हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि जावा में ये क्या वैल्यू रखते हैं और कैसे कहाँ यूज़ करते हैं। 0 से लेकर 100 तक पूरा हम कवर करेंगे, इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे इसके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। हम codejava25hours.com हमने वेबसाइट ओपन कर ली है। पहला कोड जावा का बटन पर क्लिक करते हैं और अपने 6th स्टेप पे चलते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो गाइस डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, रूल्स जानेंगे कि रूल्स क्या होते हैं इसे कंस्ट्रक्टर को बनाने के, इम्प्लीमेंट करने के रूल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। जो जितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं उसमें क्या सब टाइप होते हैं, क्या उनके अंदर भी थोड़े थोड़े टाइप होते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेथड कैसे क्या होते हैं और मेथड को कैसे बनाते हैं। तो गाइस ये हम आज पूरा कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हैं। बाद में मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगा आंसर के साथ कि कैसे इन पे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं और उन्हें कैसे आप आंसर कर सकते हैं। तो गाइस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर को। अब मैं इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मैंने पहले भी जब क्लास ऑब्जेक्ट की हमने बात की थी तब भी मैंने बीच में बताया था कि क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसके बीच में कौन वर्क करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको बात करता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आपका घर बन रहा होता है तो आप एक नक्शा ठेकेदार को देते हो, कंस्ट्रक्टर को देते हो, और वो उस नक्शे के बेस पे, उस नक्शे को, ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं हम इस लैंग्वेज में, जावा में अगर बोले तो वो एक क्लास है। तो नक्शा आप देते हो ठेकेदार को और ठेकेदार उस नक्शे को देख के समझ जाता है कि इससे ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, यानी उस नक्शे से कैसे वो पूरा घर बनाना है। तो घर उसमें क्या हुआ, जो उसने बनाया है वो हुआ ऑब्जेक्ट, और जो नक्शा उसने लिया है जिसके बेस पे आइडिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें घर में होनी चाहिए, वो पूरा आइडिया किससे मिला, नक्शे से, वो हुआ क्लास। और वो क्लास से देख के क्लास को इम्प्लीमेंट करके एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, घर बना रहा है, तो वो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर। तो सेम जावा लैंग्वेज में भी है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्लास के बेस पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़ायदा और सबसे बड़ा जो बेस पॉइंट है वो यही है कि आप इसकी किसी हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को रियल वर्ल्ड में समझ सकते हो। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी भी है। अगर आप समझने की कोशिश करो तो आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पढ़नी है कि बहुत बड़ी कुछ अजीब कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आप बस कोई भी टॉपिक उठाइए तो आप देखिए कि रियल वर्ल्ड में ये कहाँ होता है, तो आप कोई भी टॉपिक इसका समझ सकते हैं। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर की बात करी, तो ठेकेदार नक्शे से घर, तो वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके आगे देखते हैं गाइस, इट इनिशियलाइज डिफ़ॉल्ट और गिवन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइज मतलब ये देता है, उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है, या तो वो डिफ़ॉल्ट होती है कुछ, या फिर जो हम अलग से वैल्यू देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका,
इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जब आप नक्शा बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। जैसे आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्रोवाइड नक्शे में नहीं करवाते हैं कई जगह। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे विंडोज़ वगैरह की स्ट्रक्चर वगैरह वो सब डिफाइन नहीं करवाते हैं। आप कर भी सकते हैं, लेकिन जितने भी 90% नक्शे होते हैं उसमें सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है कि घर कैसा बनना है, उसके अंदर की डिटेलिंग नहीं होती है। उसी तरह कंस्ट्रक्टर में अगर आप दे देंगे नक्शे में, अगर आप क्लास में दे देंगे वो चीज़ें, तो वो डिफ़ाइन कर देगा कंस्ट्रक्टर को। अगर आप बताएंगे कि इन वैल्यू के साथ ये ऑब्जेक्ट बनाना, इन चीज़ों के साथ ये घर बनाना, तो ठेकेदार वैसे बनाएगा। और सिर्फ आप अगर ब्लैंक एक नक्शा दे देंगे तो वो ब्लैंक टाइप का एक घर बना देगा। तो दोनों तरफ से घर तो बन जाएगा, लेकिन क्या आप उसमें पहले से कोई चीज़ सेटअप करना चाहते हैं, कोई पहले से चीज़ बनाते टाइम ही उसमें बना दे? अगर आप ये चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से वैल्यू दे सकते हैं। क्लास में भी सेम होता है। क्लास में जब कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं तो हम कुछ वैल्यू ऐसे दे सकते हैं कि जैसे ही इससे ऑब्जेक्ट बने इस क्लास का, तो उसमें कुछ वैल्यू पहले से सेट हो जाए। इतना सिंपल है। इसके आगे गाइस सिंटैक्स है। एक छोटा सा काम करते हैं, हम अपना एक्लिप्स खोल लेते हैं, मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ और हम करते करते जानेंगे कि कैसे कैसे हम क्या बात कर रहे हैं, उसको रियल करके देखेंगे। इस क्लास का नाम गाइस आप बताइए क्या रख सकते हैं? आप तो बताएंगे नहीं, तो मुझे खुद ही रखना होगा। CON रख देते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टर। तो CON रख देते हैं, कुछ और भी कर देते हैं, कॉन्फ क्लास, इस तरह से कर देते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आईडी बहुत यूज़फुल इसलिए होती है क्योंकि ये पहले से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। तो आप इस पर अगर टिक कर देंगे तो मेन मेथड ये ऑटोमेटिक आपको लिख के दे देगा, आपको लिखने की नीड नहीं होगी। आप खुद से भी लिख सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डबल कोट इस तरह से डबल स्लैश करके लिखा होता है, ये कमेंट है, ये चलता नहीं है, तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारी एक क्लास बन गई है और उसके अंदर मेन मेथड हमारा बन गया है। यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो वो रन होगा, वो यानी चलेगा। तो ये ऊपर का जस्ट बॉयलर कोड होता है, बॉयलर प्लेट कोड होता है, तो ये आपकी हेल्प करता है। बट जो प्रोग्राम जब चलेगा तो वो मेन मेथड से चलेगा, तो यहाँ जो हम लिखेंगे वही रन होगा। तो एक काम करते हैं गाइस, एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर हम बना के देखते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिंटैक्स जैसे हमने यहाँ दिया हुआ है, मॉडिफायर्स होता है, क्लास नेम होता है, पैरामीटर्स होते हैं, और यहाँ बॉडी होती है जो भी हमें लिखना है, और फिर ये बंद कर देते हैं। तो वैसे काम करते हैं। मॉडिफायर्स का भी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मॉडिफायर्स हम आगे जब पढ़ेंगे तो क्या होगा। मॉडिफायर्स नाम पे चले जाइए आप। मॉडिफाई यानी मॉडिफाई करने वाले, यानी चेंज करने वाले। किस चीज़ को चेंज करते हैं? बहुत तरह के चेंजेस की कैटेगरी भी होती है उसमें, लेकिन यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक्सेस यानी आपको एक्सेस है या नहीं है उस चीज़ का। तो आप एक्सेस मॉडिफायर जैसे पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, 4 होते हैं। अभी इतना टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ नहीं लिखते, मॉडिफायर की जगह आप ब्लैंक छोड़ देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हमने यूज़ किया है। तो अगर मैं कुछ नहीं लिखूँ, मैं पब्लिक लिख सकता हूँ ऐसे, पब्लिक करके, और हम लिख सकते हैं। और इसको मुझे डिफ़ाइन करना होगा मेन मेथड के अंदर नहीं। मेन मेथड के अंदर हम कॉल करेंगे, लेकिन हम डिफ़ाइन कहाँ करते हैं? क्लास में। हम जो भी चीज़ डिफ़ाइन करते हैं वो क्लास में करते हैं। ऑब्जेक्ट जब बनता है वो बनता है मेन मेथड के अंदर, है ना। तो पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का रूल क्या है आप देखें आगे, कि क्लास नेम हमें लेना होता है ना। तो रूल्स में अगर हम देखें, यहाँ देख लेते हैं एक बार, रूल्स ऑफ क्रिएशन, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो क्लास नेम के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम देते हैं पैरामीटर। जैसे हम देखते हैं इधर पैरामीटर लिखा हुआ है। क्या होता है पैरामीटर, कैसे देते हैं, अभी जानेंगे इसको। ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। एक काम करते हैं, जब कंस्ट्रक्टर बना दिया है हमने, तो हम एक काम करते हैं कि जब भी कंस्ट्रक्टर अपना वर्क करेगा तो वो हमें कुछ प्रिंट करके दे दे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर चला है। कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, कौन सी वर्किंग लिख दिया मैंने। अब ये हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है, क्लास में डिफाइन किया है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो मेन मेथड में बनेगा, है ना। ये इसकी एक बात है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। हमने ऑब्जेक्ट जाना था कि क्लास नेम लिखते हैं, एक कोई नाम लिखते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं तो क्या नाम लिखें? मैं इसका नाम IOP कर सकता हूँ, POE कर सकता हूँ। मैं एक सिंपल OBJ लेता हूँ जिससे आप समझ जाए कि ऑब्जेक्ट है ना। मैं नेम सिंपल ले रहा हूँ जिससे आप समझते रहें। क्या वर्ड जाना था हमने कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू कीवर्ड और फिर कंस्ट्रक्टर, है ना। तो क्लास नेम ही होता है। तो इतना सिंपल एक चीज़ की गई है कि सब कुछ क्लास नेम से ही हो जाता है ना। ये हमें दिखा रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहीं यूज़ नहीं किया है।
है ना। कोई बात नहीं, हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ ना भी करें तो ये एरर नहीं है, जस्ट एक वार्निंग है कि आपने कुछ बनाया है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे चला के देखते हैं एक बार। कॉन्स इज वर्किंग, यानी जब न्यू कीवर्ड के बाद ये कंस्ट्रक्टर चलाया तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, और जब कंस्ट्रक्टर हम चलाया था हमने तो सिस्टम आउट प्रिंटल है उसने प्रिंट कर दिया। एक काम करते हैं गाइस, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ तो एक डिफ़ॉल्ट टाइप की वैल्यू मिलेगी जो मेमोरी, क्योंकि हमने जाना था कि ऑब्जेक्ट वाकई मेमोरी में स्टोर होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट सी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए कमाल, ये देखिए आपको एक डिफ़ॉल्ट टाइप की कुछ वैल्यू मिली है, तो यानी ऑब्जेक्ट हमारा वाकई बना है। और जब ऑब्जेक्ट बना, जब कंस्ट्रक्टर को हमने यूज़ किया तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमने वैल्यू दी थी वो सब प्रिंट हो गई हमारी, है ना, वो चल गई हमारी। तो कंस्ट्रक्टर का वर्क आपको कितना जानना है, इसमें कैसे पता चलेगा कि आप समझ गए। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कुछ लिखिए स्टेटमेंट और एक ऑब्जेक्ट बनाइए। कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना मतलब ऑब्जेक्ट बनाना। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा होगा वो चल जाएगा, इसका मतलब होगा कि आपका कंस्ट्रक्टर ठीक से चल गया। अब देखते हैं गाइस आगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। पैरामीटर्स की हमने बात नहीं की अभी, पैरामीटर्स की बात कर लेंगे थोड़ा सा अभी, क्योंकि इसके आगे भी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें पैरामीटर्स के बेस पे ही इसकी कैटेगरी है कि कुछ कंस्ट्रक्टर ऐसे होते हैं जिसमें पैरामीटर नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें पैरामीटर होते हैं, तो उसके बेस पे उसकी कैटेगरी भी है। तो हम सब पढ़ने वाले हैं आगे, कुछ स्किप नहीं होगा, बस आप देखिए ध्यान से। और बहुत ही, अगर मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज़ कि सिर्फ 5% भी आपको पहली बार में समझ में आ रहा है तो यानी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ 5%, 95% आप स्किप कर सकते हैं। रूल्स ऑफ क्रिएशन में हमने देख लिया, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम। क्या हमने ऐसा ही किया है? एक फिर से चेक करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, बिल्कुल ऐसा किया है। अगर हम नहीं करें तो क्या होगा, करके देखते हैं। AS मैंने लिखा और देखिए इसने बोल दिया, कुछ एरर दिखा दिया इसने। ये तो रिटर्न टाइप इसमें ही नहीं, हम जानेंगे रिटर्न टाइप क्या होता है, लेकिन ये इसने एरर दिखा दिया कि ये गलत लिखा गया हो, आप जो भी लिख रहे हो। तो कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम, बिल्कुल ठीक है, रूल्स फॉलो किया हमने। आगे देखते हैं रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वाकई। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज शुड बी फॉलोड बाई न्यू कीवर्ड। क्या हमने इस इम्प्लीमेंट जब किया इसको तो इसको हमने ऐसे ही यूज़ किया, बिल्कुल। यहाँ हमने डिफाइन किया था, यहाँ हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंस्ट्रक्टर को, हमें न्यू कीवर्ड लिखना होगा पहले, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तभी ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, बिल्कुल ठीक है। हमने इम्प्लीमेंटेशन फॉलो किया। आगे देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, एक डायग्राम है जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जब हमने पिछली वीडियो में देखा था तो मैंने उसमें क्लास दिखाया था, ऑब्जेक्ट दिखाया था, मैंने उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर इसमें बीच में आएगा, तो वो आ चुका है। और ये क्या कह रहा है कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर एंड आई क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास, बिल्कुल सही कर रहा है ये। इसने क्लास देखी कि अच्छा इस तरह की चीज़ बनानी है और इसने ऑब्जेक्ट बना के रख दी है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी। घर का नक्शा यहाँ हो सकता है, फिर हम यहाँ घर दिखा सकते थे कि ये विला है, ये वो है फार्म हाउस है या हाउस है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर बना देता है, जो हमने यहाँ करके भी देखा है कि क्लास बनाया उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और जब हमने कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट किया, यूज़ किया, तो उसने इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, ये ठेकेदार कितने तरह के होते हैं, है ना। तो एक होता है, पहले होता है नॉन पैरामीटराइज्ड, यानी जिसके अंदर पैरामीटर नहीं होता है। तो हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था, क्या वो पैरामीटराइज था? क्या हमने यहाँ कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, तो ये पहली कैटेगरी में आता है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड में कोई और कैटेगरी होती है? बिल्कुल, इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है मैनुअल कंस्ट्रक्टर। अब डिफ़ॉल्ट को जानते हैं, पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें डिफ़ॉल्ट में। ओनली व्हेन नो कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड इन क्लास कंपाइलर एड्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ भी हमने लिखा हुआ ये चीज़। अब देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो गाइस, अगर हम इसको हटा दें तो अब तो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ये कंस्ट्रक्टर तो हमने बनाया ही नहीं है, तो क्या ये अब रन होगा? ये तो एरर दे देना चाहिए। चला के देखते हैं। हमने चलाया और इसने कोई एरर नहीं दिया, कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने कहीं कुछ प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन इसने यहाँ कोई एरर नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल तो हुआ, लेकिन कैसे कॉल हुआ, हमने ये यहाँ तो बनाया ही नहीं है। एक्चुअली जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो जो जावा कंपाइलर है सॉरी,
जो जावा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। कैसा बनाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्टर बना देता है, ब्लैंक, है ना। तो ये कोई भी वैल्यू इसमें इनिशियलाइज नहीं किया हमने, कुछ भी प्रिंट नहीं किया, तो ये कुछ भी नहीं करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने में इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लेता है। इस तरह से हम ये लिख दें तब क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसे हटा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ये चलेगा तो JVM खुद से, ये कंपाइलर खुद से ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा, और इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसे हम देख नहीं सकते, वो डॉट क्लास फाइल में होता है जिसकी हमने बात की थी। तो यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो है जब आप उसे डिफ़ाइन नहीं करते हो और वो कंपाइल होते हुए जावा कंपाइलर उसको खुद ऐड कर देता है कि इसकी नीड तो होगी, आप ऐड मत करिए, मैं ऐड कर देता हूँ, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है मैनुअल कंस्ट्रक्टर। मैनुअल कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड विद नो पैरामीटर्स, इट कैन हैव स्टेटमेंट्स इन कंस्ट्रक्टर बॉडी। ओके, तो गाइस हमने जो अभी ये बनाया था, ये भी हमने नॉन पैरामीटराइज बनाया है, लेकिन ये हमने खुद लिखा है और इसके अंदर हमने स्टेटमेंट भी लिखा है। कितने भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे जा सकते हैं और कुछ भी और इसमें लिखा जा सकता है ना। तो ये जो हुआ, ये हुआ मैनुअल कंस्ट्रक्टर। मैनुअल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने खुद लिखा है, और अगर इसे हम चलाएं तो जब ये लाइन सिर्फ चली होगी, ये लाइन चली है तो ये चला होगा कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये सीधे इसके पास जाएगा कि भाई मुझे चलने को बोला गया है, ये यहाँ डिफ़ाइन, मुझे यहाँ डिफ़ाइन किया गया है, यहाँ मुझे बनाया गया है, तो आप बताइए कि आपके पास क्या क्या है जो मुझे करना है। तो उसने कहा कंस्ट्रक्टर ने कि आपको 3 चीज़ें प्रिंट करके दिखानी है। तो जैसे ये चला उसने तीनों चीज़ें प्रिंट करके दिखा दी। चला सिर्फ मेन मेथड, है ना, इसके अंदर की सिर्फ ये लाइन चली, लेकिन यहाँ जो भी यूज़ किया है वो जहाँ डिफ़ाइन किया हमने वो उसके पास चला जाता है और कहता है बताइए क्या क्या करना है, तो वो करके दिखा देता है। ये हुआ हमारा मैनुअल कंस्ट्रक्टर, है ना। अब आगे देखते हैं गाइस। सिर्फ आप समझते जाइए, कुछ भी याद करने की नीड नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो काम होता जा रहा है। बेफिक्र रहिए आप कि आपको कितना याद होगा इसमें, कितना नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ याद करने की कोई नीड नहीं है गाइस। अब आगे आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड विद पैरामीटर्स, इट ऑल्सो कैन हैव स्टेटमेंट्स इन कंस्ट्रक्टर बॉडी। ओके, देखते हैं कुछ पैरामीटर्स डाल के देखते हैं। तो पैरामीटर्स में काम करते हैं गाइस। हमने इंट की बात की थी, तो एक इंट को हम डिफाइन कर देते हैं। डेटा टाइप लिखना है, फिर एक वेरिएबल का नेम लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, यू कुछ भी लिख सकते हैं। एक छोटा सा ले लेते हैं, इंट जी ले लेते हैं, है ना। जैसे ही हमने लिखा, आप देखिए कि यहाँ एरर आने लगा। क्या ये चलेगा? एक बार चला के देखते हैं। वैसे तो एरर ऐसे ही दिखा दिया, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि गाइस हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है वो कह रहा है कि मुझे, मेरा पैरामीटर इंट है, यानी एक नंबर है, वो मुझे आप दोगे तभी मैं चलूँगा। लेकिन यहाँ जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को, तो हम उसे कोई नंबर नहीं दे रहे हैं। अगर हम यहाँ 5 लिख देते तो वो कहता है कि हाँ अब ठीक है, आपने मुझे नंबर दिया है, तो अब मैं जब चलूँगा तो मुझे नंबर मिल गया है। लेकिन यहाँ आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी है तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने जब बताया था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, ये वाला कंस्ट्रक्टर जो ब्लैंक है तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ऐड क्यों नहीं हुआ गाइस? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका एक रूल है कि अगर आप खुद से कंस्ट्रक्टर लिख देते हो तो फिर वो डिफ़ॉल्ट वाला नहीं बनाता है। अगर आप इसे हटा दो तो इस केस में देखिए एरर भी चला गया। यानी जब वो सर्च करता है कंपाइलर कि क्या आपने डेवलप करते हुए कोई कंस्ट्रक्टर लिखा है, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा है तो वो डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं करता है। लेकिन अगर आपने लिख दिया है तो वो डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं करता है। सॉरी, अगर आपने, मैंने शायद गलत बोल दिया, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं लिखा है तो वो ऐड कर देता है। लेकिन आपने कोई कंस्ट्रक्टर अगर लिख दिया है तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करता है। तो इस केस में वो ये कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ऐड नहीं करेगा क्योंकि हमने खुद से ये कंस्ट्रक्टर लिख दिया है। अब हम इसे चलाने के लिए जो भी ये पैरामीटर में मांग रहा है वो हमें उस तरह की वैल्यू देनी होगी। तो मैं इसे कोई नंबर दे दूँगा तो ये चल जाएगा। इस नंबर का यूज़ क्या हुआ? इस नंबर को ऐसे यूज़ कर सकते हैं गाइस कि मैं इस नंबर को जो भी हमने यहाँ से पास किया है उसको मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे? कुछ ऐसे। यहाँ मुझे क्या लिखना होगा? 56 नहीं, यहाँ मुझे लिखना होगा ये जी। ये जी कहाँ से है? जब हमने 56 दिया तो ये 56 बता रहा है कि नंबर है। और कैसे पता चला हमें? क्योंकि हमने पैरामीटर का डेटा टाइप क्या दिया है? इंटीजर, यानी नंबर हमें देना है। जो सेव होगा वो 56 वो किस में होगा? वो होगा जी में।
तो यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम जी यहाँ लिखते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। चला के देखते हैं। ये देखिए 56 प्रिंट हो गया, ऊपर का तो प्रिंट हुआ ही, 56 भी प्रिंट हो गया क्योंकि हमने ये यहाँ लिखा है। अगर हम ये 536 कर दें और अब चलें तो क्या हुआ गाइस, 536 आ गया, परफेक्ट। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। नंबर इज इक्वल्स टू, और फिर ये हमने लिख दिया जी, प्लस करके लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग बना देगा उसे, क्योंकि यहाँ हम सिस्टम प्रिंटलन में एक ही वैल्यू दे सकते हैं, तो इसलिए हमने ये बोल दिया कि ये दोनों एक ही है, इसे एक ही करके चलाओ। इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों हम मिला के लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने किया है। अब हम इसे चलाते हैं तो देखिए कितना अच्छे से आएगा। नंबर इज़ 536, जो भी हमने यहाँ पास किया है। इस नंबर को कुछ और चेंज करके देखते हैं, 736। अब चला के देखें एक बार। नंबर इज़ 736, जो भी हमने यहाँ दिया है वो यहाँ सेव हुआ और फिर वो यहाँ हमने प्रिंट करवा लिया, है ना। तो ये हुआ पैरामीटराइज्ड। क्या हम और कोई पैरामीटर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या हम स्ट्रिंग दे सकते हैं? बिल्कुल। ये मैंने KOL लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब देखिए यहाँ फिर से एरर आ रहा है। यहाँ फिर से एरर क्यों आ रहा है? बिल्कुल सही आपने गेस किया है, क्योंकि यहाँ हमें दूसरा पैरामीटर के लिए भी आर्गुमेंट देना होगा। गाइस जब हम यहाँ डिफाइन करते हैं डेटा टाइप के साथ तो उसे पैरामीटर कहते हैं। जब उसकी हम वैल्यू देते हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे तो उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट। वर्ड्स समझना बहुत कंफर्टेबल होता है एक्चुअली। अगर आप किसी दूसरे को बताएंगे तो ये वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे पता है कि इन्हें क्या कहना है। आपको अगर वर्क करना है, जॉब करनी है, आपको किसी को समझाना नहीं है तो आप इन्हें भूल भी सकते हैं, बट इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर, क्योंकि हमें डिफाइन कर रहे हैं कि डेटा टाइप और वेरिएबल क्या है। जब इनके हम वैल्यू देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ गाइस अगर मैं 7 8 दूँ तो ये तब भी एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 7 8 नंबर, और स्ट्रिंग में हम नंबर सेव नहीं करते हैं, है ना। स्ट्रिंग में नंबर सेव कर सकते हैं वैसे, लेकिन जो भी सेव होगा वो किस फॉर्म में होगा? टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। तो यानी हमने देखा था डेटा टाइप, पिछली वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग की वैल्यू हम जब भी देंगे वो डबल कोट में देंगे। अब देखिए गाइस एरर जा चुका है, और इसको हम चलाएं अगर तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन हमने इसके KOL को प्रिंट नहीं करवाया। तो हम ये लिख देते हैं स्ट्रिंग इज़, आप कुछ भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग इज़, और फिर इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। अब चला के देखते हैं गाइस, स्ट्रिंग इज़ 7 8। क्या हम इसकी जगह कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल। आप यहाँ अपना नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नेम लिख दिया, और नंबर इज़ 736 जो हमने यहाँ दिया है, और स्ट्रिंग इज़ कुलदीप जो हमने यहाँ दिया है। तो यहाँ ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो क्या तब भी लास्ट में प्रिंट होगा? नहीं, जिस तरह से आप लिखा है आपने उसी ऑर्डर में ही प्रिंट होगा। तो चला के देखते हैं। ये देखिए स्ट्रिंग इज़ कुलदीप, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है स्ट्रिंग इज़ जो भी यहाँ पास हुआ, जो भी यहाँ पास हुआ यानी ये जो पास किया हमने, तो इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज। कोई लिमिट नहीं गाइस, कितने भी पैरामीटर आप दे सकते हो। जितने भी पैरामीटर आप दोगे यहाँ उतने आर्गुमेंट में आप बढ़ाते जाइए, वैल्यू देते जाइए, काम होता रहेगा। आगे देखते हैं गाइस। पैरामीटराइज में सिर्फ एक ही था जो हमने अभी देख लिया। अब आगे देखते हैं कि गाइस मेथड्स क्या होते हैं। मेथड क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर में हमने देखा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, है ना। तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब एक मेथड और परफॉर्म हो, एक फंक्शन और परफॉर्म हो, कुछ करना है मुझे, कुछ और भी प्रिंट करना है। लेकिन मुझे तब प्रिंट नहीं करना है जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, मुझे तब प्रिंट करना है जब ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद मुझे वो चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए मैं बनाता हूँ मेथड। आइए डेफिनेशन वगैरह से स्टार्ट करते हैं। पहले मेथड इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो ये सेट होता है, यानी बहुत सारी लाइन्स होती हैं, उनका स्टेटमेंट का सेट होता है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कुछ प्रिंट करना है, कुछ कहीं फाइल सेव करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो ये सब हम आगे देखेंगे भी, लेकिन अभी का क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट होते हैं, उनका सेट होता है, वो हम मेथड के अंदर होता है। अब देखते हैं गाइस इसका सिंटैक्स क्या है। मॉडिफायर्स, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर्स। बहुत ही सिंपल है। मॉडिफायर्स जैसे हमने थोड़ी सी बात की है अभी कि पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये सब होते हैं, लेकिन अभी हम डिफ़ॉल्ट ही लेके चल रहे हैं। अभी हम कोई मॉडिफायर यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब हम मॉडिफायर्स पढ़ लेंगे तब हम उनको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा होता है रिटर्न टाइप। अब देखते हैं गाइस रिटर्न टाइप क्या होता है, कैसे वर्क करता है।
सबसे पहले हम एक मेथड बनाते हैं, तो मेथड के लिए रिटर्न टाइप देना होगा। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि इंट रिटर्न टाइप डेटा टाइप ही होता है ना। तो जो भी आप रिटर्न टाइप में दोगे वो आप क्या दे सकते हो, कोई डेटा टाइप दे सकते हो। तो मैंने इंट दे दिया, देखेंगे कि इंट देने का मतलब क्या होगा, है ना। इसके आगे हम देखते हैं क्या है कि रिटर्न टाइप के आगे क्या लिखना है, मेथड नेम। इस मेथड नेम को क्या नेम दे देते हैं, शो, है ना। शो मैंने लिख दिया और यहाँ मैंने पैरेंथेसिस बना दी। मैंने इसमें कोई पैरामीटर अभी नहीं दिया है ना। देखो ये कुछ एरर दिखा रहा है कि दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंट, यानी जब ये मेथड चलेगा तो लास्ट में हमें लिखना होगा रिटर्न। रिटर्न यानी वापस करना। क्या वापस करना हम देखते हैं, रिटर्न 8, है ना। कोई भी एक नंबर रिटर्न करना है। तो ये रिटर्न के आगे हम जो लिखते हैं वो देखता है मेथड नेम से पहले क्या उसी टाइप की चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल इंटीजर लिखी हुई थी और हमने रिटर्न भी इंटीजर किया, तो ये रिटर्न टाइप कहलाता है। अगर मैं यहाँ डबल कोट में लिख दूँ 7 8 या फिर मैं कुछ भी लिख दूँ तो क्या अब भी एरर दिखाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये देख रहा है कि ये स्ट्रिंग है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंट। अगर मैं इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कर दूँ तो कोई एरर आएगा नहीं। ये हम समझ गए कि रिटर्न टाइप इस जो रिटर्न के आगे लिखा होता है उसी का डेटा टाइप यहाँ लिखना होता है, उसे रिटर्न टाइप कहते हैं। लेकिन इसका यूज़ क्या हुआ अभी देखते हैं गाइस। हमने क्या किया, obj.show मेथड ऐसे कॉल किया। हमने गाइस क्लास एंड ऑब्जेक्ट में जाना था कि हम क्लास के अंदर चीज़ें डिफाइन करते हैं, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, जैसे हमने मेथड डिफाइन किया, लेकिन उसको जो यूज़ करता है वो कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। तो अगर मैं सिर्फ शो लिखूँ तो ये एरर दिखा देगा, ये बोलेगा कि आपने यहाँ बनाया लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट पे ही चल सकता है। तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट लिखता हूँ, तो यानी इसने कहा हाँ आप ठीक है, आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस क्लास का आप कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। गाइस अभी हम इसे चला के देखते हैं। अच्छा मैंने सेव नहीं किया, देखिए सेव अब कर दिया है इसमें ऑटोमेटिक। तो गाइस ऊपर का तो आप भूल जाइए, हाँ मैंने इसमें सिर्फ रिटर्न करवाया, मैंने प्रिंट नहीं करवाया, तो इसने हमें कुछ दिखाया नहीं। एक काम करते हैं, रिटर्न किया इसने, लेकिन जो रिटर्न वैल्यू हुई तो होगी, लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है क्योंकि हमने उसे प्रिंट नहीं करवाया। तो हम एक काम करते हैं, एक यहाँ कॉपी करते हैं और हम क्या बोलेंगे कि क्या कॉपी करो, जो भी ये मेथड हमें दे रहा है, जो भी ये रिटर्न कर रहा है उसको आप प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, SD प्रिंट एलन के अंदर SD आ जाएगा और वो हमें शो कर देगा। तो अब हम चला के देखते हैं इसको। आप लास्ट में देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ तक तो ये था कंस्ट्रक्टर का वर्क था इतने से चलने पे, लेकिन इसके आगे जो प्रिंट हुआ है SD ये क्या प्रिंट हुआ है, जो इस मेथड ने रिटर्न किया है। कुछ और करके देखें गाइस, इंट जो हमने लिखा था इंट लिख देते हैं, एरर दिखाने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रिटर्न के आगे जो लिखा है वो वैल्यू कौन सी है, स्ट्रिंग की है, लेकिन हमने क्या बोला था कि आपको क्या रिटर्न करना है, नंबर। तो ये वो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो हम इसे एक नंबर दे देते हैं, नंबर दे देते हैं 786 हमने दे दिया। देखिए अब एरर चला गया। अब अगर इसे चलाएंगे तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड क्या वापस कर देगा, यहाँ वैल्यू दे देगा रिटर्न में 786 और वो हो जाएगा प्रिंट। चला के देखते हैं क्या ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, 786 यहाँ प्रिंट हो गया। क्या गाइस इसके अंदर अगर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहूँ तो क्या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। काम करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं और ये देखिए गाइस ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया है, इसके अंदर बनाया है, तो इसके अंदर से ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को ये नहीं जान रहा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, भाई मुझे तो नहीं दिख रहा, ये तो इसके अंदर है ना। तो जो ये इसलिए काम आती है बॉडी कि इसके अंदर अगर हम कुछ चीज़ डिफाइन कर रहे हैं तो वो इसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान रहा कि ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिख रहा कि इस क्लास में कहाँ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट करते हैं रिटर्न टाइप एंड इट्स वैल्यू इक्वल्स टू, और फिर हमने ये रिटर्न करवा दिया तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं क्या गाइस होता है ये कमाल, चला के देखते हैं। रिटर्न टाइप एंड इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 786। ये अलग अलग लाइन में क्यों आया वैसे हम समझ सकते हैं, ये जो LN लिखा हुआ है इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन, है ना। तो गाइस सबसे पहले देखिए क्या हुआ होगा, अभी मैं कंस्ट्रक्टर को थोड़ा कमेंट कर देता हूँ
तो मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, तो ये चलेगा नहीं है ना, लेकिन ये कमेंट कर दूँगा तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। तो मैं काम करता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ जिससे कुछ प्रिंट ना हो, ठीक है। अब मैं इसे चला के देखता हूँ एक बार, तो थोड़ा सिर्फ मेथड को ही फोकस करेंगे अभी। तो देखिए मेथड का सिर्फ ये प्रिंट हुआ है। तो गाइस देखिए क्या हुआ होगा कि जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाया तो 736 और कुलदीप हमने पास किया, उसको हमने प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट हुआ भी नहीं। लेकिन क्या ये वैल्यू यहाँ गई होगी? बिल्कुल गई होगी। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया तो उस ऑब्जेक्ट पे हमने एक मेथड कॉल किया। अब सोचिए गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेन मेथड से चीज़ें चलती हैं। तो ये लाइन चली, इसको हमने देख लिया। अब जब ये चला होगा तो ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड जब चला, तो शो मेथड जैसे ही चला होगा इसके पास गया होगा, तो शो मेथड ने बोला होगा पहले तो आप एक काम करो, पहले ये प्रिंट कर दो। तो इसने बोला ठीक है सर, ये हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद उसने बोला ये क्योंकि यहाँ लिखा है इंटीजर तो एक नंबर रिटर्न कर देते हैं, तो उसने 786 रिटर्न कर दिया। तो ये तो प्रिंट हो ही चुका है। इसने जब ये नंबर रिटर्न करा तो हमने जो पूरा रिटर्न लिया है वो यहाँ आ गया होगा, है ना। इसकी जगह 786 आ गया होगा और प्रिंट एलन ने 786 को यहाँ प्रिंट कर दिया। इस तरह से मेथड वर्क हुआ है। गाइज हमने आगे देखते हैं कि हमने यहाँ देखा था कि इसमें पैरामीटर्स भी लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी हम कुछ पैरामीटर देते हैं जैसे हमने ऊपर दिया था। तो यहाँ कुछ और देते हैं, लाइक डबल दे देते हैं। इस बार डबल दिया और उसका नाम रख देते हैं HU, ठीक। अब देखिए यहाँ एरर दिखाने लगा। यहाँ एरर क्यों दिखाने लगा? ये कह रहा है कि शो मेथड जो आपने बनाया है उसमें तो पैरामीटर मांग रहा है ना, तो यहाँ आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो कोई नंबर हम दे देते हैं, मैं 34 दे देता हूँ, है ना। तो गाइस इंटीजर भी दे सकते थे लेकिन हमने 34 दिया। यहाँ आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपने बताया था कि जब आप डबल डिफाइन करते हो तो आप डी लिखते हो, लेकिन आपने डी नहीं भी लिखा तो ये ऑटोमेटिक कैसे ले गया, है ना। तो इस आगे हम ये चीज़ देखेंगे कि गाइस जो डबल है वो बड़ा डेटा टाइप है और इंटीजर जो है वो कम छोटा डेटा टाइप है। कैसे पता लगाए? क्योंकि डबल की रेंज ज़्यादा होती है। तो आप इंटीजर अगर डबल में दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ इस तरह से है ये चीज़ कि एक ग्लास का पानी एक बाल्टी में अगर आप डालें तो क्या वो ले लेगा? बिल्कुल ले लेगा, है ना। लेकिन बाल्टी का पानी ग्लास में डालेंगे तो नहीं लेगा। तो यही चीज़ यहाँ हुई है। जैसे अगर मैं यहाँ इंट ले लूँ और मैं यहाँ बड़ी वैल्यू लेके अगर डबल पास करूँ तो ये बोलेगा नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। ये जो वैल्यू दे रहे हो आप काफ़ी बड़े टाइप की है और यहाँ जो मांग रहा है वो छोटे टाइप की है, तो वो वैल्यू ओवरफ्लो हो जाएगी। तो आप जस्ट एक नंबर दे दो, है ना। और आप एक काम करो, इस अब हम क्या कर सकते हैं, 786 को हटा के मैंने हो लिख दिया, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है। नहीं, ये इंटीजर टाइप की है क्योंकि इंटीजर का नेम क्या है? HU। तो आपने जो भी नंबर यहाँ पास किया है वो यहाँ गया है और इसको हमने रिटर्न करवा दिया है। तो बस चला के देखते हैं, चलाने पे हर चीज़ समझ में आती है ज़्यादा। ये देखिए इस मेथड में गया, ये प्रिंट हुआ और उसके बाद HU प्रिंट हुआ। HU तो प्रिंट नहीं हुआ लेकिन क्योंकि HU के अंदर वैल्यू है ये जो हम यहाँ से दे रहे हैं, तो वो यहाँ से हुई है और वो हमने रिटर्न करवाई और वो प्रिंट हो गई यहाँ, है ना गाइस। एक काम करते हैं और एक चीज़ और देखते हैं इसकी। एक रिटर्न टाइप हमने बात की थी कि वॉइड, जब मेन मेथड भी हम बनाते हैं तो उसमें ये वॉइड मेथड होता है, जैसे ये वॉइड लिखा है। तो ये किस टाइप का? ये तो हमने रिटर्न टाइप में नहीं पढ़ा। तो ये स्पेशल रिटर्न टाइप है। इसका मतलब होता है कुछ रिटर्न मत करो। तो मैं यहाँ अगर वॉइड लिखता हूँ तो मुझे यहाँ कुछ रिटर्न करने की नीड नहीं है और मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने यहाँ तो लिखा है कि आप कुछ रिटर्न नहीं करने वाले, तो यहाँ रिटर्न क्यों लिख रहे हो आप, है ना। ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो मैं ये हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से एरर चला गया, बट यहाँ एरर आ रहा है। ये कह रहा है प्रिंट एलन में आप कह रहे थे कि ये जब मेथड चलेगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा जो मुझे प्रिंट करवानी है, बट ये मेथड तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहा रिटर्न में, क्योंकि हमने वॉइड लगा दिया। तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यानी ये कह रहा है कि मुझे तो कुछ वैल्यू चाहिए थी, आप तो कुछ वैल्यू दे ही नहीं रहे। तो हमें ये हटाना पड़ेगा। हम इसे हटा देते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे नंबर अभी देखते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझिए आप कि प्रिंट एलन को चाहिए था कि आप कुछ प्रोवाइड करवाएं जिससे हम प्रिंट करवाएं, लेकिन ये मेथड तो कुछ दे ही नहीं रहा मुझे, मैं प्रिंट क्या करवाऊँ। तो उसने एरर दिखा दिया, है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, हम ये HU है ये यहाँ लिख देते हैं। तो रिटर्न टाइप एंड इट्स वैल्यू इक्वल्स टू HU हमने एक ही लाइन में उसमें लिख दिया। आप देखते हैं किस तरह से प्रिंट होगा। रिटर्न टाइप एंड इट्स वैल्यू जो भी हमने पास किए, 3 4 5 कर देते हैं। आप चला के देखते हैं। रिटर्न टाइप एंड इट्स वैल्यू इज़ 3 4 5। ये गई वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू प्रिंट हुई यहाँ, इस स्ट्रिंग के बाद, इस स्ट्रिंग के
बाद। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं आगे कुछ है हमारे पास क्या। जैसे नोट में भी लिखा हुआ है कि रिटर्न टाइप क्या होता है, सारे डेटा टाइप जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो प्लस वॉइड, ये होता है रिटर्न टाइप। तो गाइस जितने भी एग्जांपल हमने अभी करके देखे हैं वो सारे एग्जांपल मैंने यहाँ भी दिखा रखे हैं। आप एक एक करके ये प्रोग्राम अपने आईडी में चला के देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक लिंक भी प्रोवाइड करवाया हर प्रोग्राम के नीचे। तो आप जैसे किसी प्रोग्राम पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैप करेंगे तो वो प्रोग्राम आपको यहाँ मिल जाएगा, उसे आप यहाँ सिंपली क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो यहाँ आपको वो प्रोग्राम चला के दिखा देगा। इतना सिंपल है गाइस। ठीक है गाइस, नीचे देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं हमारे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, जिसमें हम कोई पैरामीटर प्रोवाइड करवाते हैं। नॉन पैरामीटराइज कौन से होते हैं, जिसमें हम पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मैथड। क्या डिफरेंस होता है, कंस्ट्रक्टर क्या कैसे अलग हुआ मेथड से। दोनों के अंदर तो हम प्रिंट करवा सकते हैं, दोनों के अंदर हम सेम चीज़ें करवा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर और मेथड में ये डिफरेंस होता है कि कंस्ट्रक्टर हमारा यूज़ होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, जैसे हमने प्रोग्राम में भी देखा था। यहाँ से देख के समझते हैं इस चीज़ को कि कंस्ट्रक्टर जब हम यूज़ करते हैं तो उसे न्यू कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं। और कंस्ट्रक्टर का वर्क क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो ये इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बट मेथड ये चीज़ नहीं करता है। मेथड का यूज़ ऑब्जेक्ट बनाने में या न्यू कीवर्ड के साथ नहीं होता है। मेथड के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें वो ऑब्जेक्ट पे मेथड को कॉल करके रन करते हैं, है ना। तो बेसिक डिफरेंस यही हुआ कि पहला डिफरेंस हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ होता है, मेथड ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ नहीं होता है। सेकंड, कंस्ट्रक्टर जब हम यूज़ करते हैं तो न्यू कीवर्ड के साथ करते हैं, लेकिन जब मेथड को यूज़ करते हैं तो वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हुए। आप बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये सबसे सिंपल स्टेटमेंट्स है। तो गाइस ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन डम या स्टूपिड नहीं होता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जितना आप बेसिक क्वेश्चन करोगे, जितना आपको लगेगा कि ये सबसे इडियोटिक क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, या फिर जो टॉपिक पीछे गया है उसी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन यहाँ आ गया है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं फिर से उसे बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ और बताने का है, कोई मैं एक भी डाउट अगर क्लियर कर पा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस ज़रूर क्वेश्चन पूछिए और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। अगर कोई सजेशन है आपका या कोई आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो यू वेलकम। कोई अगर क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं आप बिल्कुल वेलकम। किसी भी तरह का फीडबैक मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म होगा तो मैं इंप्रूव करूँगा और अगर अप्रिशिएट होगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा कि मैं और ज़्यादा इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाऊँ और भी ज़्यादा सिंपली एक्सप्लेन करूँ। जैसे रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देके मैं हर एक टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी तरह मैं बताता रहूँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।